हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। कंटिन्यू करते हैं डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करने की। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट डी एंड एफ ब्लॉक पे जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे डी ब्लॉक के कंपाउंड्स को। दो कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं बेटा जी। एक तो है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 और दूसरा है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ये टोटली रटने वाला नहीं है, याद तो करना है, ऐसा नहीं याद नहीं करना है, बट यहाँ पे समझने के लिए भी काफ़ी कुछ है और ये आसानी से तैयार हो जाता है, टॉपिक याद भी हो जाता है आसानी से, और इसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं वो भी, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी तैयार हो जाती हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री है और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो बात करते हैं सबसे पहले K2Cr2O7 की, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हेडिंग पड़ी हुई है। सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। थोड़ा सा अगर आप सुन लेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर इसको प्रिपेयर करना हो तो हम प्रिपेयर करते हैं क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर को फेरोक्रोम भी कहते हैं या क्रोम आयरन भी कहते हैं। ये है क्या? ये है FeCr2O4 ले सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं FeO.Cr2O3 लिखा हुआ है यहाँ पर ही देखिए, F लिख गया है, Fe होगा Fe2Cr2O4 या FeO.Cr2O3। तो यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तीन स्टेप्स हैं। तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं? अब दिख रहे होंगे तीनों। तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप में जो हमारे पास क्रोमाइट ओर है, क्रोमाइट ओर को हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम क्रोमेट में। देखो दो आयंस होते हैं, एक डाइक्रोमेट आयन होता है और एक क्रोमेट आयन होता है। यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, ये है CrO4 पे 2 नेगेटिव, ये होता है क्रोमेट आयन, और Cr2O7 पे 2 नेगेटिव, ये होता है डाइक्रोमेट आयन। तो हम क्या बनाते हैं, पहले स्टेप में जो क्रोमाइट ओर है, यानी क्रोमाइट ओर का मतलब FeO.Cr2O3 या Fe2Cr2O4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम क्रोमेट में। क्रोमेट आयन कौन सा है? CrO4-2। तो अगर सोडियम क्रोमेट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? Na2CrO4। तो Na2CrO4 बन जाता है क्रोमेट आयन। Na2CrO4 यानी क्रोमेट आयन, जब क्रोमेट आयन को हम एसिडिफाई करते हैं H2SO4 से, तो क्रोमेट आयन का कन्वर्जन हो जाता है डाइक्रोमेट, यानी सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। पहला स्टेप क्रोमाइट ओर से सोडियम क्रोमेट, दूसरा स्टेप सोडियम क्रोमेट से ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, और तीसरे स्टेप में जब हम Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करते हैं KCl से, तो सोडियम की जगह K आ जाते हैं और बन जाता है K2Cr2O7। देखिए पहला स्टेप जो यहाँ पर है, क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस एयर, और की जगह एंड कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों को ही लेना पड़ता है। ये रिएक्शन करता है Na2CO3 4 FeCr2O4 प्लस 8 Na2CO3, यहां से क्या बना? Na2CrO4। ये Na2CrO4 है, ये है सोडियम क्रोमेट, नीचे लिखिएगा जरूर 8CO2 और साथ में क्या है 2 Fe2O3। अच्छा CaCO3 का क्या काम है यहाँ पे? एक तो हमने लिया सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और साथ में हमने CaCO3 भी लिया।
बेटा जी CaCO3 डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा तो क्या करेगा वो CaO और CO2 गैस बनाएगा, और CO2 गैस जब बाहर निकलेगी, जो भी यहाँ पर ये मास है क्रोमाइट ओर का, ये पोरस हो जाएगा, और पोरस होने से क्या होगा, एयर डेप्थ में पहुंचेगी, हर जगह पहुंच जाएगी, और इससे क्या होगा, ये इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगी, मतलब जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है उसको फैसिलिटेट करेगी। तो ये बात आप यहाँ लिख लीजिएगा, स्टेप 1 में ही याद आ गया मुझे, यहाँ लिखा नहीं हमने। स्टेप 1 में ही क्या होता है, जो CaCO3 होता है इट डिकम्पोजेज टू CaO प्लस CO2। व्हेन CO2 लीव द रिएक्शन मिक्सचर जो भी है, दिस मास बिकम्स पोरस विच फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया, हमें क्या मिल गया, सोडियम क्रोमेट। अब हमने कहा था आपको दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। इसके लिए हम करते हैं एसिडिफाई विद H2SO4। तो क्या होता है, Na2 होगा यहाँ पर, Na2CrO4 प्लस 2H पॉजिटिव मिलेगा, Na2Cr2O7, ये रिएक्शन होगी। कुल मिला के आपको मिल गया, इसके नीचे आप लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट। और जब सोडियम डाइक्रोमेट को हम ट्रीट करते हैं KCl से तो मिलता है K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये 3 स्टेप होते हैं। तीसरे स्टेप के पीछे भी एक लॉजिक होता है कि भैया ऐसा क्यों हुआ कि सोडियम को K ने क्यों रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ का जो आंसर होता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये शायद पूछा भी गया है, मुझे ठीक से नहीं याद है बट शायद पूछा गया है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा ऐसा होता क्यों है कि ये मिल जाता है आपको, Na2Cr2O7 में सोडियम रिप्लेस करा दिए जाते हैं पोटेशियम से, क्यों। तो इसका लॉजिक लिखिएगा, जो है इसका आंसर वो लिखिएगा, K2Cr2O7 इज मच लेस सॉल्युबल देन Na2Cr2O7, हेंस K2Cr2O7 इज प्रेसिपिटेटेड। तो ये इस तरीके से क्या होगा, K2Cr2O7 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जब इसको हम एल्कलाइन मीडियम में ले जाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप सोल्यूशन बनाओगे तो ऑरेंज पिंक की तरफ होगा, पिंक ऑरेंज होगा। उस सोल्यूशन में अगर हम उस एल्कलाइन सोल्यूशन कर दें, मतलब पीएच बढ़ा दें उसका, तो पीएच बढ़ाने पर क्या होता है, कलर येलो हो जाता है। और जब येलो कलर वाला था, अगर उसको हम फिर से क्या करें, डाइल्यूट कर दें या एसिडिफाई कर दें, तो फिर से क्या होता है, कलर ऑरेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली सुनिएगा, ये दोनों आयंस जो होते हैं इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कौन कौन से, क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल हैं, और जो क्रोमेट आयन है CrO4 डबल नेगेटिव वो येलो कलर का है, और जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2 वो ऑरेंज कलर का है। तो जब हम CrO4-2 यानी क्रोमेट आयन को एसिडिफाई करेंगे, पहले कैसा था ये, येलो, जैसे ही एसिडिफाई किया क्या बन गया, Cr2O7-2, कलर कैसा हो गया, येलो। और जब हमने Cr2O7 को एल्कलाइन मीडियम में ले गए तो रिएक्शन कहाँ आ गई, तो रिएक्शन आ गई किसकी तरफ, CrO4-2 की तरफ। तो फिर ये कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में क्वेश्चन, द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने येलो कलर का क्रोमेट आयन लिया, इसको अगर हम एसिडिफाई करें, अगर आपको रिएक्शन यहाँ से दिखानी पड़े, आपसे कहें कि जब हम सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई करते हैं तो ऑरेंज कलर क्यों मिलता है, तो ये रिएक्शन आपको दिखानी पड़ेगी। या आपसे कहें कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट जब एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं तो येलो कलर क्यों मिलता है, तो आपको ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। या दोनों क्वेश्चन साथ साथ पूछ लें तो ऐसे दिखा दीजिएगा, Cr2O7-2 को जब एसिडिफाई किया, वाटर एल्कलाइन मीडियम में ले गए तो येलो कलर मिलेगा, और इसको जब हमने एसिडिक मीडियम में लिया तो आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। तो कुल मिला के ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उससे जुड़े हुए जो किस्से कहानियाँ हैं, यानी जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन एक तो प्रिपरेशन ही पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्टली, आपसे रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, पूछी जा चुकी है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि CaCO3 का रोल क्या है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा चुका है कि ये K2Cr2O7 क्यों प्रेसिपिटेट हो जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट ही है इसमें। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, हालांकि पूछा नहीं गया है एग्जाम में, बट फिर भी आप देख लो, जो क्रोमेट आयन होता है CrO4-2,
इसमें जो क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। हमने पूरा नहीं लिखा है, इतनी जगह नहीं थी। ये टेट्राहेड्रल हमने स्ट्रक्चर बनाया है। 2 ऑक्सीजन पे हमने माइनस चार्ज दिखाया है, हालांकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहता है, तो सिंगल बॉन्ड भी दिखाया जा सकता था और पूरे पे -2 चार्ज भी दिखाया जा सकता था। ऐसे ही जो डाइक्रोमेट आयन होता है, इसमें ये 2 यूनिट्स होती हैं और 1 ऑक्सीजन जो होता है ये वाला कॉमन होता है और ये एंगल हालांकि थोड़ा कम बना हुआ है, 90 के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये 126 का होता है। अगर हम थोड़ा इसको ऐसे ले लेंगे, इसको भी थोड़ा ऐसे ले लेंगे तो एंगल बन जाएगा इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर दें तो एंगल बढ़ जाएगा। तो इसको ये 126 का एंगल होता है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स यहाँ पर ज्वाइंट होती हैं 126 डिग्री के एंगल से। तो ये बेटा हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद जो हमें पढ़ना होता है यहाँ पर वो होती हैं K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और जो K2Cr2O7 होता है वो एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रब करते हैं और जुड़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो बात करते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप बस लिखिए, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। आप लोगों को याद आ ही रहा होगा, जब भी हम किसी की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिखते थे तो उसकी पोटेंशियल इक्वेशन लिखते थे और हम केवल इतना याद करते थे कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। रिएक्शन को नहीं याद करते थे, मेन प्रोडक्ट्स को याद करते थे और रिएक्शन को हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए जो इसकी पोटेंशियल इक्वेशन है वो ये होती है, जो K2Cr2O7 है ये क्या करेगा H2SO4 के साथ, H2SO4 की प्रेजेंस में। अब कितने H2SO4 आएंगे वो हम बाद में बैलेंसिंग कर देंगे। अभी ध्यान दें, क्रोमियम यहाँ पर होता है +6 में। जो क्रोमियम पहुँच जाता है वो पहुँच जाता है +3 में और ये बनाता है Cr2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो क्रोमियम हुआ वो +3 में पहुँच गया। बेटा ये चेंज हुआ। पोटेशियम कहाँ जाएगा, वो भी सल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करके बनाएगा यहाँ पर K2SO4। और बाकी जो देखते हैं ये वाले हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये बनाएंगे यहाँ पर H2O। कितने बनेंगे अभी हम लोग बात कर लेंगे, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी हमें। और साथ में यहाँ पर आएंगे कुछ O, कितने आएंगे अभी हम लोग बात करते हैं। ध्यान देना, K2SO4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। Cr2 क्रोमियम बैलेंस हो गया। यहाँ कितने सल्फेट आयन की जरूरत पड़ी, 3 सल्फेट आयन ये हो गए, 1 ये हो गया, 4, मतलब ये आपको 4 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 ही H2O आएंगे। ये जो 7 ऑक्सीजन थे, 7 में से 4 ऑक्सीजन यहाँ चले गए, तो ये कितने ऑक्सीजन आए यहाँ पर, ये 3 ऑक्सीजन आए। तो ये बन गई इसकी पोटेंशियल इक्वेशन। तो पोटेंशियल इक्वेशन में देखिए, पोटेंशियल इक्वेशन को यूज करके ही हम क्या करने वाले हैं, इसको चलिए हमने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, ये थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। चलो नॉर्मली पढ़ते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बेटा, ये पोटेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसी को हम यूज़ करके क्या करने वाले हैं, बाकी की जो हमें ये पता होगा कि किस रिएक्टेंट को, किस सब्सटेंस को कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, हम यहाँ से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है, हर जगह आपने देखा ही होगा कि जहाँ I नेगेटिव होते हैं, I नेगेटिव को ये I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर आयोडीन -1 में है, I नेगेटिव ले लीजिए आप या Ki ले लीजिए, बहुत कॉमन है। तो Ki को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। तो ये ऊपर आप क्या करें, पोटेंशियल इक्वेशन यहाँ पर, इसके लिए आप क्या करें, देखो एक तरीका होता है, ये यहाँ पर आपने ऊपर ले ली पोटेंशियल इक्वेशन, ये वाली, ये लिख लेंगे आप यहाँ पे। फिर आप इसको लिखें, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है हम देख लेंगे। पोटेंशियल इक्वेशन में ऑक्सीजन कितने आएंगे, ये बात आपको पता है। पोटेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर जो भी है रिएक्टेंट होंगे और इधर की तरफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, ये आप 3 ऑक्सीजन को लेकर के चलिए, आप यही लिखेंगे। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो, अगर Ki को I2 में कन्वर्ट करना है तो Ki को अगर I2 में कन्वर्ट करना है तो ये 2 तो लेने ही पड़ेंगे, तभी तो I2 बन पाएगा।
अब ये ध्यान देना, K कहाँ जाएगा भाई, जो K है मेटल है तो एसिडिक मीडियम है ही है H2SO4, तो तुरंत ही कांटेक्ट कर जाएगा उसके साथ, क्या करेगा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा ये I2 हो गया, तुरंत ही बनाएगा K2SO4। ठीक है भैया, K2SO4 बन गया। ये H कहाँ जाएगा, H जाएगा यहाँ पर H2O में, राइट। और इसके लिए जरूरत पड़ेगी O की। कितने O की जरूरत पड़ी, एक O की जरूरत पड़ी, केवल एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और यहां से कितने मिल रहे हैं, 3 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन, यहां जगह नहीं है, इस वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट के साथ जब ऐड करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, और फिर जब फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ध्यान देना। तो इक्वेशन निकल के आएगी, इसको तो एच सच रखना है, ये ऐसे ही रखनी है, और इसको हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर ये हम ले ही क्यों रहे हैं, पोटेंशियल इक्वेशन है, हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ी जगह खराब हो गई यार, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। ये 3 O हैं यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हम इसके साथ जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी जाकर के K2Cr2O7, ये हो गया, प्लस हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको, 6Ki हो गया। आएगा नहीं एक लाइन में, 2 लाइन में लिखनी पड़ेगी। चलो फिर अच्छे से लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया से। 4 H2SO4 ये हो गए, 3 ये हो गए, प्लस क्या हुआ 7 H2SO4। क्या बनेगा यहाँ पे, ये O तो कैंसिल हो चुके होंगे। आगे देखिए इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस ध्यान दें K2SO4 एक वो हो जाएगा, 3 ये हो जाएंगे, 4 K2SO4 प्लस I2 हो जाएंगे 3, प्लस H2O वहाँ पर हैं 4 और यहाँ पर होंगे 3, तो ये बन जाएंगे 7 H2O। ये बेटा इक्वेशन बन जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है और ये राइट हैंड साइड का पार्ट है। जो आपके यहाँ NCERT में इक्वेशंस दी हुई हैं, एक तो ये है KI को I2 में, जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो है S मिलेगा H2S को S में। तो पहले तो आप यहां पोटेंशियल इक्वेशन लेंगे, पोटेंशियल इक्वेशन लेने के बाद हम केवल ये बता देते हैं, आप थोड़ा समझ लीजिए, H2S को अगर S में कन्वर्ट करना है तो ये S मिल गया। H कहां जाएगा, H ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जाएगा H2O में। ध्यान दें इस इक्वेशन में एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। पोटेंशियल इक्वेशन में कितने ऑक्सीजन हैं, 3, तो यहां पर आप लिखेंगे पोटेंशियल इक्वेशन। ये हमने डॉट डॉट कर दिया, ये आप पोटेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ऑक्सीजन्स को बैलेंस करने के लिए। और ऐसा करने के बाद जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी निकल के, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, वहां तो ऐसे ही रहेगा K2Cr2O7 प्लस 3H2S प्लस 4H2SO4। आगे देखें, यहाँ है Cr2SO4 होल थ्राइस, इधर की तरफ क्या आया 3S, 3 H2O ये हो गए और 4 H2O वो हो गए, तो ये बने 7 H2O। और साथ में और भी कुछ बनेगा, और तो कुछ नहीं बनना चाहिए। देखिए बैलेंस हो चुकी होगी, हाँ K2SO4 रह गया उधर, प्लस क्या होगा यहाँ पर K2SO4। K बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड है, सल्फेट आयन कितने हैं 4, ये भी 4 हो गए सल्फेट आयन, 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 7 हो गए ये वाले, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 ये हो गए, और 8 ये हो गए 14 ये। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप इसको चेक कर सकते हैं। बेटा जी एक और है, आपके यहाँ 4 प्रॉपर्टीज दी हैं एनसीईआरटी में, लेकिन हम आपको 1-2 एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे Fe+2 को कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में। बहुत बार ये इक्वेशन आपको पढ़ाई है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इक्वेशन। पोटेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद, मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ बट ये दिख रहा होगा आपको सब, पोटेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद
आप अब ये इक्वेशन लिखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होता है। तो उस वाले कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम लोग, कैसे होता है फिर आपको बताते हैं। तो पोटेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे आएगी ही आएगी। पोटेंशियल इक्वेशन के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये पोटेंशियल इक्वेशन के ही डॉट्स लगे हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान देना, हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, हमने लिया FeSO4 और इसका कन्वर्जन किस में होगा, इसका कन्वर्जन होगा Fe2SO4 होल थ्राइस में, राइट। तो ये दो तो लेने ही पड़ेंगे, ये दो लेने पड़े। सल्फेट आयन यहाँ पर ध्यान देना आप, सल्फेट आयन ये दो हैं और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो आपको एक सल्फेट आयन लाने के लिए H2SO4 की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया यहाँ पर H2SO4 और H2SO4 में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, वो H2O में जाएगा। तो उसके लिए आपको नीड होगी ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जो आपने यहाँ पोटेंशियल इक्वेशन लिखी थी, जिसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर जब आप इनको ऐड करेंगे, ऐड आप जब करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन होते हैं पोटेंशियल इक्वेशन में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, फिर आप इसको ऐड कर देंगे एज सच। तो ये आप कर लीजिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी एक और दी है जिसमें tin+2 में होता है Sn+2। Sn+2 को कन्वर्ट किया जाता है Sn+4 में। वो इक्वेशन आप डायरेक्टली याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। NCERT में भी वो इक्वेशन आयनिक फॉर्म में ही दी है, तो उसको आप डायरेक्टली याद रखें। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। इक्वेशन होती है, ये कन्वर्ट कर देता है Sn+2 को Sn+4 में। इस तरीके से याद रखेंगे आप, Cr2O7 - 2 प्लस Sn+2। मीडियम तो एसिडिक लेना ही पड़ेगा यहाँ पर, प्लस 14H पॉजिटिव। प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनता है वो होता है Cr+3 होगा, तो 2 लेने पड़ेंगे, 2 Cr+3 में जाएंगे, प्लस टिन यहाँ पर हमने लिए थे। अगर टिन की बैलेंसिंग करेंगे, 3 लेने पड़ते हैं, बैलेंसिंग में टाइम लग जाएगा, तो ये 3 लेने पड़ते हैं। तो यहाँ 3 तो बनेंगे Sn+4, ये 3 बन गए, और इसके बाद यहाँ पर बनेगा +7 H2O। ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो चुकी होगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको आप इसी फॉर्म में याद रखें, ये फोर्थ है। बेटा जी NCERT में इसके अलावा इसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, बट मैं आपको 1-2 प्रॉपर्टीज़ और पढ़ाऊंगा। जैसे एक H2O5 H2O2 के साथ एक रिएक्शन होती है इसकी, वो हालांकि ऑक्सीडेशन नहीं है, लेकिन रिएक्शन होती है। क्रोमियम +6 में पहले भी है K2Cr2O7 में, और जो प्रोडक्ट बनता है CrO5, वहाँ पर भी क्रोमियम +6 में ही होता है। तो उसको आप केवल बस प्रॉपर्टी को लिख लो, 5th प्रॉपर्टी करके या 2nd प्रॉपर्टी करके आप लिख लो। 2nd प्रॉपर्टी, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कैपिटल A में आप डाल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और कैपिटल B करके आप यहाँ पर लिख लो। तो कैपिटल B जब आप लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं, तो कैपिटल B में आप लिखेंगे रिएक्शन विद H2O2। NCERT में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आपको हम पढ़ाएंगे वो रिएक्शन जरूर। रिएक्शन विद H2O2, तो लिखिएगा K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद H2O2 इन एसिडिक मीडियम टू गिव a deep blue colored oxide CrO5 बनता है। Cr2O7 - 2 प्लस H पॉजिटिव प्लस H2O2, और यहाँ बनता है 2 CrO5 प्लस 5H2O। ये डीप ब्लू कलर का होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। Cr, ये ऑक्सीजन आएंगे, ये ऑक्सीजन आएंगे, 2 ये हो गए और 2 यहाँ पर आएंगे, ऐसे इस तरीके से। कितने हो गए टोटल, ये 4 हो गए। और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है। बटरफ्लाई बनाने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा या नीचे, नीचे लगेगा होपफुली,
तो ऐसे करके ये लगा होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये दो परॉक्सी लिंकेज होती हैं, तो स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये परॉक्सी लिंकेज होती हैं। जो डीप ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है, क्योंकि ये CrO5 जो है ये धीरे धीरे फिर से डिकम्पोज होने लगता है किसमें, Cr ट्रिपल पॉजिटिव में। तो लिखिएगा डीप ब्लू कलर फेड्स अवे ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ CrO5 इनटू Cr+3। ठीक है बेटा, तो ये इसकी एक रिएक्शन हो गई। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो भी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट आपको अगर पता हो तो क्लोराइड आयंस के टेस्ट में, जब क्लोराइड आयंस का हम टेस्ट करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहां पर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम लोग करते हैं क्लोराइड आयंस के डिटेक्शन के लिए। तो हमें इसकी थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, तो दैट्स वाई हम यहाँ पर आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो ये हटा के मिलते हैं। तो बेटा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है, देखिएगा। इसमें क्या होता है, HCl तो दे देगा क्लोराइड आयंस, या ऐसा कोई सॉल्ट जो क्लोराइड आयन दे दे उस सोल्यूशन में, वो इस टेस्ट को शो करता है। जैसे कि कुछ क्लोराइड्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, सिल्वर का क्लोराइड है, लेड का क्लोराइड है, मरकरी का क्लोराइड है, टिन का क्लोराइड है, ये इनसॉल्युबल हैं, ये इस टेस्ट को नहीं शो करेंगे। जैसे KCl है, ये सॉल्युबल है, ये शो करेगा। तो क्या होता है इसमें, देखिए K2Cr2O7 को हीट करते हैं, या तो आप कंसंट्रेटेड HCl ले लो। कंसंट्रेटेड HCl की हम बात क्यों करेंगे, हम सीधे सीधे बात करते हैं कि ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें क्लोराइड आयन हो, क्योंकि हम क्लोराइड आयंस का ही डिटेक्शन कर रहे हैं। तो व्हेन K2Cr2O7 इज हीटेड विद सॉल्ट हैविंग क्लोराइड आयंस, और कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए ज़्यादा, H2SO4, तो क्या होता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है, CrO2Cl2 बनता है, जिसकी रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलती हैं। बहुत क्लियर, बहुत इजीली आता है, लैब में आप लोगों ने किया भी होगा 12th क्लास में या 11th क्लास में। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। K2Cr2O7 अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जब ये H2SO4 और थोड़ा हीट करते हैं, तो फिर ऐसे केस में ये वाली रिएक्शन होती है, CrO3 यहाँ पे बनता है, और जो CrO3 होगा वो HCl से रिएक्शन करेगा। HCl कैसे बनेगा, जो आपने सॉल्ट लिया है जिसमें क्लोराइड आयंस हैं, वो H2SO4 से रिएक्शन करके ये HCl देगा, HCl से क्लोराइड आयंस आएंगे, और ये जो CrO3 होता है वो 4 HCl से रिएक्शन करता है, इसलिए इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से क्रोमाइल क्लोराइड बन जाएगा, जिसकी रेडिश ब्राउन वेपर्स होती हैं। लैब में जब कराते हैं ये प्रैक्टिकल, तो वहाँ पर रुकना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा डेंस वेपर्स इसकी आती हैं कि वहाँ पर रुकना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये होती है इसकी केमिस्ट्री क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की, जिसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो पूछी जाने वाली बात है, एक दो यूजेस पूछे जा सकते हैं K2Cr2O7 के, तो फाइनली आप लिखिएगा यूजेस ऑफ K2Cr2O7। देखो यूज मेन तो इसका ये है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि K2Cr2O7 को तो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, मतलब लैब में जब हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, Na2Cr2O7 को क्यों नहीं करते हैं। तो Na2Cr2O7 जो होता है वो डेलिक्वेसेंट होता है, DELI, स्पेलिंग का तो चक्कर ये होगा QUESCENT होना चाहिए। डेलिक्वेसेंट मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो भी है सब चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। किसको, Na2Cr2O7 को। तो यूजेस में लिखिएगा, पहला यूज लिखेंगे K2Cr2O7 इज यूज्ड इन टाइट्रेशन, ब्रैकेट में वॉल्यूमेट्रिक VOLUMETRIC, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहीं पे एक नोट लिख लो, Na2Cr2O7 कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट इज डेलिक्वेसेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 बहुत जगह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप देखोगे इसका बहुत जगह पर यूज होता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कुछ सेकेंडरी इसके यूजेस होते हैं, वो लिख लीजिए, लिखिएगा तीसरा यूज, इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड, डैश लगा के इस थर्ड यूज के अंदर ए, स्मॉल ए, इन क्रोम टैनिंग
इन लेदर इंडस्ट्री, बी हो जाएगा इन फोटोग्राफी, सी हो जाएगा इन हार्डनिंग, इन वो फोटोग्राफी में ही है, इन फोटोग्राफी एंड इन हार्डनिंग जिलेटिन फिल्म। ये सब इसके यूजेस हैं। अब इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, इसमें हम लोग KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। KMnO4 के बारे में उसकी रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, मतलब एल्कलाइन मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो इसको तैयार करिएगा, होपफुली आपको ये दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की केमिस्ट्री याद करने में दिक्कत है तो आप ज़्यादा फिर ना याद करें, क्योंकि वैसे इसकी केमिस्ट्री सिलेबस में है नहीं। अगर आपसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एग्जामिनर ये पूछता है कि भैया बताओ रिएक्शन क्या क्या होती है, तो आप उसको बोल सकते हो सर ये सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये है कि कलर वगैरह ये जो होता है यही सिलेबस में होता है। पूरी केमिस्ट्री नहीं होती है इनके टेस्ट्स की हमारे सिलेबस में। हालांकि पूछ लेते हैं, कई बार एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, बट इतनी सारी रिएक्शंस याद कर पाना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो याद कर पाते हो आप, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ चीज़ें तो याद हो ही जाएंगी। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, फार्मूला टेस्ट है क्या, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, ये तो करना ही है, ये तो है ही है सिलेबस में, और क्या मिलता है। हालांकि मैं प्रैक्टिकल का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला हूं विद डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वो आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हम सिलेबस कवर कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पूरी पड़ी हुई है, इनऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, एक चैप्टर बचा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल्स भी कराने वाले हैं, जिसमें आपको विद डिमॉन्स्ट्रेशन डेमो के साथ कलर वगैरह आपको जितना दिख सकता है यहाँ पर वर्चुअल क्लास में जितना दिख पाएगा उतना आपको बिल्कुल दिखेगा और समझ में भी आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल तभी हो सकता है जब आपको थ्योरी पता हो कि भैया अगर हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हमें बेसिक रेडिकल निकालना है तो बेसिक रेडिकल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट के मायने क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है ग्रुप रिएजेंट का, ओरिजिनल सोल्यूशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगी थ्योरी तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जब मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ लैब में तो मुझे कुछ दिन थ्योरी पढ़ाने में ही लगते हैं, और वो थ्योरी जब मैं पहले उनको याद करवा देता हूँ उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो यही तरीका आप यूज़ करिएगा। अगर प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ जो थ्योरी दूंगा आप पहले वो थ्योरी याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करने लैब में आप जाइए। जनरली स्कूल में क्या होता है, टीचर्स आपको वो थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं पूरी, क्योंकि वो उसमें टाइम लगता है, उसमें आयंस याद करने होते हैं, उसमें रिएजेंट्स याद करने पड़ते हैं, और उसमें टेस्ट्स याद करने पड़ते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा जिसको हम लैब में करें। तो ये सारी चीज़ें टीचर आपको बताने चाहिए, बताते भी हैं, वो कुछ लोग बताते होंगे, और बहुत जगह जैसे मैंने कंप्लेंट सुनी है कि उनको समझ में नहीं आता कुछ प्रैक्टिकल में, जबकि बहुत आसान होते हैं प्रैक्टिकल्स करना, जहाँ तक टेस्ट्स आ जाते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्रमोट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।